नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मेडावल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मेडावल यानी कि मध्यकालीन भारत के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में मुगल डायनेस्टी, मुगल सल्तनत से संबंधित प्रश्नों को शुरू किया था जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जिनमें हमने अपने जो है लास्ट क्लास में बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया था। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज हम बात करेंगे दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो हम देखेंगे दोस्तों, हुमायूं जो बाबर का उत्तराधिकारी रहता है और हुमायूं के बाद दोस्तों थोड़े समय के लिए भारत में सूरी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, शेर शाह सूरी जो कि मात्र 15 वर्षों तक, ठीक है, ये वंश, ये साम्राज्य रहता है। लेकिन फिर बात करेंगे उसके बाद हुमायूं पुनः जो है भारत में आता है और पुनः जो है मुगल सत्ता को स्थापित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लास के दौरान बताती हूँ उन्हें आप एक नोट पैड लेकर के, एक नोट और पेन लेकर के बैठा करिए, उसे नोट डाउन करते हुए चला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में हम, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे हुमायूं और शेर शाह से संबंधित, जिसमें दोस्तों सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों जब बाबर की मृत्यु होती है तो हुमायूं जो है अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन करता है जिससे भी किसी भी तरह का मतभेद ना हो। उनमें से दोस्तों यहाँ पे वो कौन कौन से भाई रहते हैं या फिर हुमायूं के कौन से वो भाई रहते हैं इनके बारे में पूछा, और यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है कि भाई कौन उसमें भाई नहीं रहता है। तो देखिए, कामरान उसका भाई रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है, अस्करी भी रहता है, हिंदाल भी रहता है, लेकिन दोस्तों उस्मान जो है ये हुमायूं का भाई नहीं रहता है। ठीक है, देखा जाए चूंकि बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं, हुमायूं बड़ा पुत्र रहता है और यही मेन उत्तराधिकारी रहता है बाबर का, तो बाबर ने हुमायूं को बोला था कि मेरे बाद तुम अपने भाइयों में, ठीक है, साम्राज्य का सही से विभाजन कर देना उसी आदेश के अनुसार, और साथ ही साथ कि भाइयों के बीच में किसी भी तरह का मतभेद न उत्पन्न हो। हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का, ठीक है, विभाजन किया। प्रश्न ये पूछता है कि किस भाई को कौन सा जो है क्षेत्र मिला। कामरान की दोस्तों बात करें तो इसको काबुल और कांधार मिला। ठीक है, क्या मिला दोस्तों यहाँ पे काबुल, ठीक है, और प्लस देखा जाए कांधार। देखिए क से कामरान और जितना भी क आए काबुल और कांधार वो कौन हो जाएगा, वो कामरान का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ हम अस्करी की दोस्तों बात करें तो ये संभल का क्षेत्र है। बाद में जब हुमायूं आगरा को जीतता है तो अस्करी को वहां पे बैठाता है संभल वाले क्षेत्र में। ठीक है, संभल का क्षेत्र मिला। वही हिंदाल की बात करें दोस्तों तो हिंदाल को, ठीक है, मेवात की जागीर मिली। ठीक है, कौन सी, मेवात की जागीर मिली। ठीक है, मेवात की जागीर मिली। और अगर हम बात करें दोस्तों हुमायूं ने कौन सा क्षेत्र रखा अपने लिए, तो ये दिल्ली और, ठीक है, आगरा वाले क्षेत्र पर, ठीक है, हुमायूं ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। ठीक है, दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र पे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस्मान जो है ये हुमायूं का कोई भाई नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। ठीक है, युद्ध स्थलों के जो नाम है वो भी अंकित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें पता होना चाहिए कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, किस वर्ष युद्ध लड़े गए, उसी का ये क्रम पूछ रहा है। और ध्यान रखिएगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं विशेष करके मध्यकालीन और आधुनिक भारत में, ठीक है, ये जो कालक्रम है उसी को ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए आपको जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं हमारे हिस्ट्री में उनकी आपको तिथि यानी कि कालक्रम, डेट, ईयर्स आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। उसी में से ये प्रश्न पूछा है कि भाई जो हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे वो कौन से ये नाम दिए हैं और ये किस वर्ष युद्ध लड़े गए थे, उनका क्रम हमें सही से बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों देवरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, फिर उसके चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। देवरा के युद्ध की बात करें दोस्तों तो इसे हम दोहरिया का युद्ध के भी नाम से जानते हैं। ठीक है,
दोहराई के युद्ध के भी नाम से बात जानते हैं देवरा के युद्ध को। और दोस्तों इस युद्ध के बारे में चूंकि मैं यही लिख देती हूँ देवरा के युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 1532 में लड़ा गया था, ठीक है। 1532 में इस युद्ध को लड़ा गया था किसके, और ये दोस्तों ये जो देवरा क्षेत्र है दोस्तों ये गोमती नगर के किनारे है, ध्यान रखिएगा। गोमती जो है गोमती नगर कह रहे हैं, गोमती नदी के किनारे, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है ये, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला है दोस्तों वहीं पे है ये देवरा का क्षेत्र, ठीक है, बाराबंकी जिला, ये ध्यान रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बाराबंकी जिला है वहां पे, ठीक है। और वहां पे दोस्तों ये युद्ध किसने लड़ा दोस्तों, तो ये अफगानों के, ठीक है, अफगानों को हराया था किसने दोस्तों, ये हुमायूं, ठीक है। यहाँ पे बात करें हुमायूं और अफगानों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, अफगानों के बीच में। अफगानों का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, तो ये महमूद लोदी ने किया था दोस्तों। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का कहा जाता है भाई था, ठीक है, संबंधी था, ठीक है, उसको, ठीक है, जिसमें हुमायूं ने इनको जो है अफगानों को हराया था। तो यहाँ पे देवरा का युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 1532 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध दोस्तों ध्यान रखिएगा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं, ठीक है, बाहर एक तरीके से बच के निकल के चला जाता है। और इस युद्ध की बात करें दोस्तों तो ये 29 जून को हुआ था। कब हुआ था, 1539 में हुआ था। चौसा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा, गंगा और एक कर्मनाशा नदी, ठीक है, कर्मनाशा नदी के बीच का ये क्षेत्र है, ठीक है। कहां पे दोस्तों, तो बिहार के बक्सर जिले में, ठीक है। कहां पे, तो ये बिहार के, ध्यान रखिएगा, बिहार के बक्सर जिले में ये क्षेत्र है। और यहीं पे चूंकि हुमायूं और शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ था, हुमायूं इसमें पराजित हो गया था। उसके बाद लेकिन ये बच करके भाग जाता। उसके बाद निर्णायक युद्ध होता है जिसमें जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और मजबूर कर दिया था कहां से दोस्तों, भारत से बाहर निकलने के लिए, एक तरीके से भारत से बाहर खदेड़ दिया था। वो युद्ध कौन सा था दोस्तों, ये कन्नौज का युद्ध था, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बेलग्राम नाम के युद्ध से जानते हैं दोस्तों। और ये 1540 में हुआ था। किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बेलग्राम नाम के युद्ध से भी जानते हैं। और ये युद्ध भी दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये भी एक निर्णायक युद्ध था, जैसा कि कल मैंने आप लोग को क्लास में बताया था। क्यों निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसी के बाद दोस्तों मुगल सत्ता के स्थान पे, ठीक है, सूरी वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों, शेरशाह सूरी के द्वारा। मात्र 15 वर्षों तक ये जो है शासन चलता है, लेकिन उसमें भी 5 ही वर्षों तक शेरशाह सूरी शासन कर पाता है। ये दोस्तों सरहिंद का युद्ध है दोस्तों। ये उत्तराधिकार का युद्ध रहता है जब औरंगजेब रहता है, तो ये सरहिंद का युद्ध रहता है। और इस युद्ध जो कि टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो सरहिंद का युद्ध रहता है दोस्तों, ये माफ करिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 1555 में होता है, माफ करिएगा, ये मैंने आपको ये बताया कि ये औरंगजेब के समय कह रही हूँ, ये 1555 में रहता है। जब पुनः दोस्तों कौन आता है, हुमायूं आता है पुनः, ठीक है। तब उसके बाद यहाँ पे सूरी वंश के अंतिम शासक को हरा करके पुनः जो है भारत की धरती पर मुगल सत्ता को स्थापित करता है। वो सरहिंदी का युद्ध है, ठीक है। कब, 1555, ठीक है। तो ये आपको क्रम पता होने चाहिए, बाकी जो मैंने तथ्य बताया उनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। अभी हमने बात किया भाई कन्नौज का युद्ध, जो कि इतिहास में एक निर्णायक युद्ध रहा है, निर्णायक युद्धों में से एक युद्ध रहा है। और ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य में हुआ है, ठीक है। किसके मध्य में दोस्तों, हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य में हुआ था, जिसमें हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था और भारत की धरती पर, ठीक है, सूरी वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्योंकि इस युद्ध में, ठीक है, हुमायूं पराजित हुआ था और निर्वासित उसको होना पड़ा था। अगला दोस्तों
फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। देखिए जो शेर शाह सूरी रहता है दोस्तों, इसके बचपन का नाम क्या रहता है दोस्तों, फरीद रहता है। ठीक है, ये बचपन का नाम है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि भाई शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो ये क्या था दोस्तों, फरीद था। और फरीद ही आगे जाकर के क्या बनता है, शेर शाह सूरी बनता है शेर शाह, क्योंकि इसने शेर को मारा था दोस्तों। कब की बात है, तो देखिए दक्षिण का सूबेदार रहता है, कहाँ, दक्षिण बिहार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी नाम पूछा जाता है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार रहते हैं दोस्तों, जहां पे ये उन्हीं के ये अधीन कार्य करता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार रहते हैं। ठीक है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिनका नाम रहता है दोस्तों बहार खान लोहानी। ठीक है, बहार खान लोहानी, ये नाम ध्यान रखिएगा। लोहानी की शिकार पे जाते हैं और उसी दौरान इन पर शेर आक्रमण कर देता है और कहा जाता है कि शेर की एक ही बार में, ठीक है, हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जो है किसके साथ, फरीद के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसी बहार खान लोहानी के द्वारा इनको शेर शाह की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इन्होंने शेर से जो है बहार खान लोहानी की क्या की थी, रक्षा की थी। ठीक है, उसके बाद से जो है फरीद का नाम क्या हो गया, शेर शाह खां हो गया। ठीक है, शेर शाह सूरी हो गया। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, पंजाब के प्रांत में हुआ था दोस्तों। पंजाब में हुआ था। कब हुआ था, ठीक है, 1472 में हुआ था। ठीक है, बेजवाड़ में हुआ था। बेजवाड़ा जो कि पंजाब में, वहां पे हुआ था। और ये उच्च काफी जो है, ये एक तरीके से परिश्रमी थे, व्यक्ति थे और बहुत ही तेज थे दिमाग के, इसलिए इनकी शिक्षा जो है जारी रखने के लिए इनको जौनपुर भेजा गया। और जौनपुर में यहाँ जाकर के इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। तो कहा जाता है दोस्तों कि शेर शाह ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ये उच्च शिक्षित व्यक्ति था। अकबर भी नहीं था दोस्तों, अकबर अनुभवी था लेकिन शिक्षित नहीं था। लेकिन जो यहाँ पे शेर शाह सूरी अनुभवी भी थे। इन्होंने बाबर की सेना में भी काम किया था, मुगलों के साथ रह करके वहां उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी जाना था। और ये उच्च शिक्षित व्यक्ति भी थे। जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, वहां पे जाकर के इन्होंने उच्च शिक्षा भी ग्रहण किया था दोस्तों, किससे, शेर शाह ने। और अपनी कूटनीति के माध्यम से मुगलों को, ठीक है, भारत से निर्वासित करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। अभी हमने बात किया भाई कौन था, ये शेर शाह सूरी था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी है। कहां से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों, तो ये जौनपुर से किया था। और जौनपुर को क्या कहा जाता था दोस्तों, पूर्व का शिराज। ठीक है, क्या कहा जाता था, पूर्व का शिराज। ठीक है, शर्की राजवंश के दौरान जो है जौनपुर अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्राप्त किया था, विशेष करके इब्राहिम शाह शर्की के समय में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। भाई किसने, तो यहाँ पे दोस्तों बात करें, ये जो करेक्ट आंसर है वो है शेर शाह सूरी ने। दोस्तों शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन्होंने हजरत आला की उपाधि कब धारण किया। तो जो बंगाल के शासक थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पे बंगाल के जो शासक थे, ठीक है, यहाँ पे बंगाल के शासक थे, ठीक है, जिनका नाम बात करें दोस्तों तो नुसरत शाह है। ठीक है, नुसरत शाह। देखिए बंगाल अक्सर विद्रोह कर देता था। ठीक है, बंगाल जो अपने जो उसके एक तरीके से भौगोलिक स्थिति के कारण वो दिल्ली जो राजधानी उससे थोड़ा दूरी पे पड़ता था, तो वो अक्सर अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए क्या करता था, विद्रोह कर देता था। तो आए दिन विद्रोह होता था, आए दिन जो है राजा को, जो वहां का शासक रहता है, उसको विद्रोह को दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे बंगाल का शासक था दोस्तों, ठीक है, नुसरत शाह, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। शेर शाह सूरी ने इसको पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की। दोस्तों किस वर्ष की बात है, तो ये 1534 की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं जब 1539 की बात है दोस्तों। ठीक है, चौसा का जब युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है, चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, चौसा का युद्ध, ध्यान रखिएगा, जब चौसा युद्ध होता है दोस्तों, इसमें हुमायूं को इसने पराजित करके कौन सी उपाधि धारण किया दोस्तों, शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी उपाधि, शेर शाह की उपाधि धारण की चौसा की युद्ध के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल करके दोस्तों यहाँ पे जब 1540 की बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। 1540 के बाद कन्नौज के युद्ध में, ठीक है, कन्नौज के युद्ध में ध्यान रखिएगा, कन्नौज जिसे हम बेलग्राम के युद्ध के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में, ठीक है, जब इसने हुमायूं को पराजित किया तो उस समय इसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? सुल्तान ए आदिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुल्तान ए आदिल की उपाधि इसने धारण किया। किसने धारण किया दोस्तों? ये किया दोस्तों शेरशाह सूरी ने। तो आपको पता होना चाहिए कि कब और किस समय और किस युद्ध के उपरांत इससे ये उपाधियां धारण की, ये मैंने लाइन से बता दिया है। मैंने आपको बोला कि क्लास जब भी आप अटेंड करिए तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलिए। जो कुछ भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए भी चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। देखिए, शेरशाह सूरी ने लगभग हर क्षेत्र में सुधार किया, चाहे वो राजस्व क्षेत्र की बात करें, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, चाहे वो सैनिक क्षेत्र की बात करें या फिर करेंसी, ठीक है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो उसने हर क्षेत्र में सुधार किया। राजस्व सुधार के क्षेत्र में दोस्तों इसने देखा जाए कृषकों के ऋण में, ठीक है, यानी कि जो कृषकों के ऊपर ऋण था और अपने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसने एक तरीके से ऋण व्यवस्था में भी सुधार किया। प्रशासनिक व्यवस्था में दोस्तों इसने सुधार किया, जो इसने अपने प्रांतों को, ठीक है, चूंकि केंद्रीय की सत्ता थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, केंद्रीय की सत्ता थी, केंद्र ज्यादा मजबूत था, ठीक है, पूरा कंट्रोल केंद्र में हुआ करता था और केंद्र अपने पूरे साम्राज्य को, ठीक है, सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र ने, ठीक है, पूरे जो क्षेत्र था, पूरा जो साम्राज्य था उसको 46, ठीक है, सरकारों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 46 सरकारों में क्या किया था दोस्तों? बांट दिया था। अच्छा, 46 सरकार क्या है दोस्तों? सरकार क्या होता था? जिला होता था, ठीक है, प्रांतों में नहीं था, ठीक है, जिला में बांटा था। इसमें बंगाल नहीं था दोस्तों, बंगाल को एक अलग प्रांत बनाया था और बंगाल को भी इसने क्या किया था दोस्तों? 16 सरकारों में बांट दिया था, ताकि वहां पे, ठीक है, ये जो अनियंत्रण वाली स्थिति हो जाती है, जो दंगे हो जाते हैं, जो विद्रोह हो जाता है, उसको रोकने के लिए इसने बंगाल को 16 सरकारों में बांट दिया था। और इन 16 सरकारों में, प्रत्येक सरकार में यानी कि प्रत्येक जिलों में इसने एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। उस सैनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था दोस्तों? सिकदार कहा जाता था, ठीक है, सिकदार की नियुक्ति की थी और एक सिकदार की सहायता के लिए इसने एक असैनिक, ठीक है, असैनिक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी, जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों? अमीर ए बंगाल कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तरीके से क्यों ऐसा किया था इसने कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह का अगर विद्रोह की आशंका हो तो उसको दबाया जा सके और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके लिए इसने पूरे प्रांत को क्या किया था? 47 सरकार, ठीक है, बंगाल का अलग और सरकार क्या था? जिला था। इसी तरीके से सैनिक सुधार की दोस्तों बात करें तो सैनिक सुधार में दोस्तों इसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से काफी प्रभावित था। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को इसने जारी रखा था, जैसे कि इसने देखा जाए चोरी से बचाने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी। हुलिया जो है, सैनिकों की हुलिया वाली प्रथा थी, उसको भी इसने जारी रखा था। करेंसी प्रणाली में दोस्तों इसकी बात करें तो इसने करेंसी प्रणाली को ऐसा मतलब काफी ज्यादा सुधार किया था और इसकी करेंसी प्रणाली को कहा जाता है ब्रिटिशर्स ने भी अपनाया था। यानी कि इसने जो पुरानी घिसी पीटी जो करेंसी, जो मिश्रित करेंसी थी, उसके स्थान पे इसने शुद्ध सोने चांदी के सिक्के चलाए थे दोस्तों, शुद्ध सोने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो शुद्ध चांदी, जो शुद्ध चांदी होता था दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। जो कितने ग्रेन का होता था ये भी आपसे पूछता है, तो 170 ग्रेन का होता है दोस्तों। और वही बात करें शुद्ध तांबे का, ठीक है, क्या था सो दोस्तों? शुद्ध तांबे का क्या चलाता था? ये टंका चलाता था, ठीक है, शुद्ध तांबे का माफ करिएगा दाम चलाता था, जो कि कितने ग्रेन का होता था? तो 380 ग्रेन का हुआ करता था। तो जो पुरानी घिसी पिटी मिश्रित मुद्राएं थी उनके स्थान पे इसने शुद्ध सोने चांदी की मुद्राएं चलाई, करेंसी प्रणाली में सुधार किया। तो इस तरीके से देखा जाए इसने हर क्षेत्र में सुधार किया था। उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के
पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अभी हम लोगों ने बात किया, चूंकि इसका जो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे हुमायूं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के ठीक है पराभव के उपरांत, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा जो चलाई थी दोस्तों वो हुमायूं ने चलाई थी, ठीक है। उसके बाद जो शुद्ध स्वर्ण मुद्रा चलाई गई वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई, और उसे क्या, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ठीक है, देखिए चुनार के दुर्ग पे बार बार आक्रमण करने का ये कारण था, चुनार के दुर्ग में बहुत ज्यादा संपत्ति थी और यही कारण था कि जो है हुमायूं बार बार आक्रमण करता था। तो पहली बार जो आक्रमण किया गया हुमायूं के द्वारा चुनार के दुर्ग पे वो किया गया दोस्तों, ठीक है, कब किया गया? 1532 में किया गया, और उस समय ये दुर्ग दोस्तों शेरशाह सूरी के अधीन था। किसके अधीन? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी अभी इस समय बहुत ज्यादा, ठीक है, मजबूत नहीं था या फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन हाँ इसने जो है एक तरीके से चुनार के दुर्ग पर जब इसने पहली बार आक्रमण किया दोस्तों, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो इसने जो है अपनी सूझबूझ से, ठीक है, एक तरीके से जो है इस आक्रमण से रक्षा किया था। और चुनार के दुर्ग को दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कि ध्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये मिर्जापुर जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार का दुर्ग। और ये ध्यान रखिएगा, इसे कहा क्या जाता है दोस्तों? पूर्व भारत का, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसे पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व भारत का दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्व भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है, द्वार कहा जाता है, ठीक है, चुनार के दुर्ग को। और यहाँ पे दोस्तों हमने बात किया पहली बार आक्रमण किया था, ठीक है, और फिर जो है चूंकि कई जगह 1531 भी कहा गया है, यहाँ पे सतीश चंद्रा ने कहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आयोग ने इसके आंसर को 1532 माना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसने, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें ठीक है क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगेन देखिए युद्ध आ गया और आपसे पूछ रहा है भाई उनको क्रम लगाई, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किस वर्ष कौन सा युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तब तक आप इसको तो आंसर कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने अभी बात किया भाई कन्नौज का युद्ध, जो कि निर्णायक युद्ध था दोस्तों, जो कि 1540 में लड़ा गया, ठीक है। देखिए जो जो पता है उसको लिख लीजिए, ऐसे आंसर जब नहीं आते तो देखिए 1504। और चौसा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, कब लड़ा गया? ये 1539 में लड़ा गया। तो यानी कि 3 के बाद 4 कहीं भी होगा तो 3 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ पे 3 के बाद 4 है, देखिए ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 के बाद 4 नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर की तरफ अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो माफ करिएगा 3 के बाद 4, ठीक है, यहाँ पे नहीं, माफ करिएगा 2 के बाद जो है 4 आ रहा है, मेरी गलती हो गई। तो 2 के बाद 4 जहां पे आएगा, देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कन्नौज का युद्ध 1540 है, और यहाँ पे जो है माफ करिएगा 4 के बाद 2 आना चाहिए, मैं गलत कर दे रही यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 4 के बाद 2, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि पहले 4 कन्नौज का, यहाँ पे चौसा के युद्ध 39, तो जो करेक्ट आंसर आना चाहिए दोस्तों ये होना चाहिए, देखिए यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी देखिए यहाँ पे जो है इस तरह का आपको कहीं भी जो है मेल नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वही दोरा का या फिर देवरिया का युद्ध की बात करें दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो 1531 में हुआ था, या फिर कहीं कहीं 1532 भी दिया हुआ है, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 1568 में हुआ था, ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, ये औरंगजेब के समय में हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था भाई? शाह बेगम ने करवाया था, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, या फिर नूरे निसा बेगम ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हाजी बेगम ने कराया था, ठीक है, अपने पिता, ठीक है, किसने? यानी कि हुमायूं की ये पत्नी थी और ये अकबर की सौतेली माँ थी, ठीक है, ये हुमायूं की दोस्तों ध्यान रखिएगा ये पत्नी थी, और इन्होंने अपने पति के लिए, ठीक है, मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है।
कहाँ पे करवाया था दोस्तों? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में करवाया था, ठीक है। दिल्ली में भी कहा, दीन पनाह में, ठीक है, दीन पनाह में जो है अकबर निर्माण करवाया था। और इसकी जो नक्काशी की गई थी दोस्तों, ये जो कब करवाया गया था? 1560 के दशक में कराया गया था। इसकी जो नक्काशी की गई थी ये आपसे पूछता है। तो एक ईरानी वास्तुकार थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक ईरानी वास्तुकार है, ठीक है, जिनका नाम आपसे अक्सर पूछ देता है कि भाई हुमायूं के मकबरे के, ठीक है, वास्तुकार जो आर्किटेक्चर जो है कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ध्यान तो ठीक है, मीरक मिर्जा गियास, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? मीरक मिर्जा गियास, ठीक है, या फिर मिर्जा गियास भी आप याद कर सकते हैं। और इनके इसके बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये भारत में, ठीक है, सबसे पहली बात तो श्वेत संगमरमर यानी कि सफेद संगमरमर से निर्मित ये पहला मकबरा था। दोहरे गुंबद का ये पहला मकबरा था। और साथ ही साथ 4 बाग पद्धति वाला भी ये पहला मकबरा था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम के द्वारा अपने पति यानी कि हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कौन थे इसके वास्तुकार? मीरक मिर्जा गियास थे। अगला है चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? ठीक है, चांदी का सिक्का दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया, शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। और चांदी के सिक्के को कहा क्या जाता था दोस्तों? रुपया कहा जाता था। और ठीक है, टंके के सिक्के को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। इसका कितने ग्रेन था दोस्तों? चांदी के सिक्के की बात करें, ठीक है, जो कि रुपए की बात करें तो ये 178 ग्रेन का हुआ करता था, ठीक है। वही दाम की बात करें जो कि तांबे का दाम था वो 380 ग्रेन का हुआ करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्का जो है चलवाया था, ठीक है। अगला है शेरशाह के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर की तरफ डायरेक्ट चलते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध चांदी का आविष्कार किसने किया था? भाई शुद्ध चांदी का आविष्कार, पुनः देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है भाई, शेरशाह सूरी ने किया था। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार कितने ग्रेन का था? 178 ग्रेन का था। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये भी पूछता है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तांबे का जो, ठीक है, यहाँ पे दाम था वो कितने ग्रेन का था दोस्तों? तो वो 138 ग्रेन का था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तांबे का दाम। अगला, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के, ठीक है, निर्माता थे, बिल्कुल सही है। उसने देखा जाए प्रशासनिक सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार, बात करें यहाँ पे सांस्कृतिक सुधार, बहुत सारे सुधार किए थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि वह शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से उल्लेखनीय नहीं थी, ये गलत है दोस्तों, उनकी जीत से ही तो उल्लेखनीय थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कहां पे हुई दोस्तों? कालिंजर में हुई थी, ठीक है, कालिंजर के किले के दौरान, ठीक है, कहा जाता है वहां पे, ठीक है। एक ये भी पूछा जाता है जब ये कालिंजर पर आक्रमण कर रहे थे, ठीक है, तो जो गोला बारूद जो फेंका जा रहा था आक्रमण के दौरान, ठीक है, एक प्रक्षेप शास्त्र था, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? उक्का, ठीक है, ये पूछा जाता है, उक्का नामक, ठीक है, क्या था? एक प्रक्षेपास्त्र था, ठीक है, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र था। और एक ये जो है क्या होता है, कालिंजर की जो किला रहता है उसकी दीवार से टकरा करके पुनः वापस आ जाता है और जहां पे बारूद वगैरह रखे रहते हैं वहीं पे आ जाता है और वहां पे ही ये पूरे बारूद क्या होता है उससे जल जाते हैं, जिसकी वजह से जो शेरशाह सूरी भी जल जाता है। कहा जाता है इनको अधजला जो है निकाला जाता है, लेकिन यही कालिंजर में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होते होते भी इन्होंने कालिंजर के किले पर विजय प्राप्त कर लिया था दोस्तों। और ये किस समय की बात है दोस्तों? तो 13 मई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 13 मई, ठीक है, और यहाँ पे 1545 की बात है, ठीक है। और उसी समय इनका देहांत हो गया था। और उस समय कालिंजर के किले की बात करें तो वहां का राजा कौन था ये भी ध्यान रखिएगा, कीरत सिंह जो है वो वहां का राजा था, ठीक है। कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनको दफनाया दोस्तों इनका जो मकबरा है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में ही दोस्तों सासाराम में अपने मकबरा बनवाया था, वहीं पे इनका मकबरा भी है। अगला है दोस्तों, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े भाई, कालिंजर के विरुद्ध था। अभी हम लोगों ने ये चीज देखी, ठीक है, कालिंजर विजय किया इन्होंने, ठीक है, 1545 के समय में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में
मैंने अपने साम्राज्य खो दिया था, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? बता रहा है ये प्रश्न, ये पूछ रहा है कि भाई किस अभियान के दौरान किस शासक ने ये कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खोसा दिया था? ये किस शासक ने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था। बात करेंगे किस अभियान के दौरान कहा था दोस्तों, तो यहाँ पे बात है दोस्तों 1544 की, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1544 की। और इन्होंने आक्रमण किया दोस्तों कहाँ पे? मारवाड़ के विरुद्ध, ठीक है, ठीक है, किसमें? यहां पे देखा जाए तो मालवाड़ के, ठीक है, मालदेव के विरुद्ध, ये ध्यान रखिएगा, मालदेव के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अभियान किया था, ठीक है, विरुद्ध, ठीक है। और युद्ध हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियान क्या और युद्ध हुआ दोस्तों कौन सा? ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, मारवाड़ के मालवा के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया और वहां पे युद्ध हुआ दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। और यहाँ पे दोस्तों ये जो युद्ध हुआ दोस्तों, राजपूत सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, जयता और कुंपा कर रहे थे, ठीक है, कौन कर रहे थे? जयता और कुंपा जो है वो राजपूत सेना का क्या कर रहे थे दोस्तों? नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने, कहा जाता है जयता और कुंपा ने दोस्तों नाको तले, ठीक है, इनको चना चबा दिया, एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है, इनके दांत खट्टे कर दिए, किसके? शेरशाह सूरी के। चूंकि शेरशाह सूरी ने दोस्तों अपनी कूटनीति से इस युद्ध को उन्होंने जीत लिया, लेकिन बावजूद इन्होंने इसको जीतने के बाद भी इन्होंने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई किस युद्ध के दौरान इन्होंने कहा था? तो गिरी सुमेल युद्ध के दौरान कहा था, ठीक है, 1544 में ये युद्ध हुआ था। और इस सेना में, इस युद्ध के दौरान जो राजपूत सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जयता और कुंपा कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? देखिए वही आ गया, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? मारवाड़ के, ठीक है। कहाँ के थे ये? तो मारवाड़ के थे, करेक्ट आंसर इज डी थे, ठीक है। काफी ज्यादा प्रभावित किए थे, एक तरीके से दांत खट्टे कर दिए थे शेरशाह सूरी के, लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने कूटनीति से दोस्तों क्या किया था? ठीक है, इस युद्ध को जीत लिया था। कौन सा युद्ध था दोस्तों? ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध था। चलिए अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, या फिर कहाँ है? ये क्वेश्चन देखिए एमपी पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। तो दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। और शेरशाह ने अपने जीवन काल के दौरान ही, ठीक है, इस मकबरे को बनवा लिया था, जो कि सोन नदी के तट पर है, झील के बीच में, ठीक है। कौन सी नदी के तट पे? ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सासाराम का मकबरा जो है ये सोन नदी के तट पर है, ठीक है, और झील के बीच में है दोस्तों, ठीक है। कौन से जिले में है? तो ये बिहार में, बिहार में भी कौन से जिले में दोस्तों? रोहतास जिले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन से जिले में है? तो रोहतास जिले में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, कालिंजर अंतिम अभियान था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अगेन वही क्वेश्चन आ गया, बिहार के, ठीक है, बिहार में स्थित है, रोहतास जिले में, ठीक है, सोन नदी के तट पर, झील के बीच में, ठीक है, सासाराम का मकबरा जो कि शेरशाह सूरी से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेरशाह को दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया? चूंकि अगर पूछा जाए दोस्तों शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, तब आप इसका आंसर याद रखिएगा, कालिंजर में हुई थी, ठीक है। मृत्यु जब पूछे कालिंजर में हुई थी। दफनाया कहाँ गया था? सासाराम में दफनाया गया था। उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? ठीक है, जौनपुर से किया था, ठीक है। ये सब, ठीक है, पॉइंट ऐसे याद रखिए, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का, ठीक है, किस शासक का निर्माण शेरशाह ने, माफ करिएगा, निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला ए कूना मस्जिद, जौनपुर का अटाला मस्जिद,
गौर की 12 सोना मस्जिद, दिल्ली की कुतुब इस्लाम मस्जिद। देखिए ये सब हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। दिल्ली की जो किला है कूना मस्जिद है दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था ये शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब करवाया था? तो 1942 में करवाया था। ठीक है, इस मस्जिद को दिल्ली में ध्यान रखिएगा 1542 में करवाया था। ठीक है, यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। पुराना दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने या फिर बाबर ने? तो ये कराया था दोस्तों शेर शाह ने। ठीक है, दीन है पनाह को, ठीक है, तुड़वा करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके स्थान पे? यहाँ पे दीन है पनाह को, ठीक है, तुड़वा करके इसने उसके स्थान पे, ठीक है, क्या किया था? पुराना किला का निर्माण करवाया था। इसी पुराना किला में दोस्तों किला है, ठीक है, किला है कूना मस्जिद है, शेर मंडल है, ये सब इसी में पुराने किले में ही स्थित है। ठीक है, अगला है दिल्ली के पुराने किले के भीतर मस्जिद किला है कून्हा का निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने बताया कि दीन पनाह को तुड़वा करके पुराने किले का निर्माण करवाया। पुराने किले में ही, ठीक है, मस्जिद किला है कूना है, जिसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। ठीक है, अगला है दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? पुनः आ गया दोस्तों, यहाँ पे जो है यमुना नदी के किनारे ये स्थित जो है दोस्तों दिल्ली का पुराना किला, इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो करवाया था वो शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो बताइए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, कृषकों की सहायता के लिए। ये प्रश्न अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि देख सकते हैं आप कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, और अगर हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि यहाँ पे सूरी वंश के संस्थापक यानी कि शेर शाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत जो है इससे क्या किया था? व्यवस्था आरंभ की थी। पट्टा क्या होता था? एक लिखित, ठीक है, पत्र होता था जिसमें सारी कंडीशंस लिखी रहती थी कि भाई किसानों को दिया जाता था कि तुम्हें कितना लगान देना है एक वर्षों के दौरान, एक तरीके से पूरी कंडीशन लिखी जाती थी, और उसको जब किसान कबूल करता था तो उसी को कबूलियत कहा जाता था कि एक तरीके से मैंने आपकी कंडीशन मान ली है और मैं क्या करूंगा आपको कि उस वर्ष जिस वर्ष जितना लाभ होगा उसका इतना मैं आपको क्या करूंगा, ठीक है, राजस्व दूंगा। यही क्या है? पट्टा और कबूलियत है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए भाई कि भाई यहाँ पे जो है भू राजस्व कितना जो है सूरी वंश के दौरान जो है लिया जाता था, तो ध्यान रखिएगा पूरे क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा मुल्तान का क्षेत्र भी आता था सूरी वंश के दौरान, लेकिन मुल्तान के क्षेत्र को छोड़ करके, मुल्तान के, ठीक है, क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से जो भू राजस्व वसूला जाता था वो उपज का कितना था दोस्तों? उपज का 1/3 था, ठीक है, 1/3 था। लेकिन मुल्तान में कितना होता था दोस्तों? तो मुल्तान वाले क्षेत्र में उपज का 1/4 था, ठीक है, यहाँ से कम लिया जाता था, उपज का 1/4 था। ये भू राजस्व था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की बात कर रहा है। कौन सी रोड की भाई? ये ग्रैंड ट्रंक रोड की बात कर रहा है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। इसके बारे में क्लास में आपको अच्छे से बताया गया है, बहुत कुछ जानना है तो क्लास अटेंड करिए। बाकी ये शेर शाह सूरी के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहे जाने वाली सड़क बनवाई थी? अगेन वही प्रश्न दोस्तों आ गया, शेर शाह ने, ठीक है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को, ठीक है, जो उनकी सैन्य टुकड़ियां थी उनको, ठीक है, उनको 200, ठीक है, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? किसने किया था? देखिए इसमें एक जो है ऑप्शन जो है
नहीं है। देखिए बिहार पीसीएस में जनरली जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होता है, या फिर एक से अधिक, ये भी ऑप्शन है, एक से अधिक। ठीक है, बिहार पीसीएस में 5 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर यही ई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सिकंदर शाह और इस्माइल शाह, ठीक है, इन्होंने जो है, ध्यान रखिएगा, क्या किया था दोस्तों, ये जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को क्या किया था, ठीक है, 200, 500, 200, 250, 500, ठीक है, इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस्माइल शाह क्या था दोस्तों, ये शेर शाह का उत्तराधिकारी था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शेर शाह का क्या था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रश्न। ठीक है, किससे संबंधित, बाबर के बाद हमने हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है वो चीज आपको, सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दी जाए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन है, बहुत ज्यादा हम इस पर इन डेप्थ नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको चीजें बताई जाए। आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ चीजें देखनी है तो उसके लिए आप क्लास अटेंड करिए, वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। फिर इसी तरीके से रेगुलर क्लास में मिलते रहिए। अगले क्लास में हम बात करेंगे अकबर। ठीक है, अकबर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे आयोग से पूछा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।